हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। इस चैनल पे हम लोग जुडिशल्स की तैयारी कराते हैं, एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, क्लैट पीजी के क्लासेस चलते हैं, प्लस हम आपके क्या कहते हैं लीगल वैकेंसीज जो एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए आती हैं हम उसके बारे में बताते हैं। अगर आप ये सब मिस नहीं करने चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आप अपडेटेड रहें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी हमारी टीम के थ्रू। अब ये जो हम इस चैनल पे अभी चला रहे हैं एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज, इसके अंदर हम स्पेशल फोकस करते हैं यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट्स को मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। सिंस आई एम अ जेआरएफ होल्डर, मैंने जुडिशल्स के इंटरव्यूज अपेयर करे हैं, आईएलआई इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करा है, एकेडमिक टॉपर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में कितना पढ़ने लायक और क्या चीज़ पढ़ने लायक नहीं है और कितना प्रैक्टिकल में याद रखने की ज़रूरत है। तो हम कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करते हैं, डिटेल में समझते हैं, प्लस डेली 2 वीडियोस आती हैं हर टॉपिक को लेके। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस और आपके लिए बना सकें। अभी जो हम कर रहे हैं ये सेकंड पार्ट है बेसिक्स ऑफ सीपीसी को लेके। पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। सीपीसी लोगों ने कराया है लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं कराया। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरी सीपीसी का सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियोस मिलेंगी थ्रू बेसिक टू एडवांस। अब बेसिक्स मैंने बताया था क्यों पढ़ना जरूरी है, उसी का ये दूसरा पार्ट है। क्योंकि इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं, आपकी एडवोकेसी में हेल्प करता है, तो हम उतना ही रेलिवेंट जाते हैं जो आपकी एडवोकेसी प्लस सेमेस्टर एग्जाम्स में आपकी मदद कर सके। और एक बात याद रखिएगा, इंटरव्यू में हमेशा बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। हाई लेवल रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस पूछने का उनके पास टाइम नहीं है, ना वो पूछेंगे। फिर बेसिक्स में सेकंड पार्ट में आज हमें करना है फ्लो चार्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। फ्लो चार्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया मतलब आपको ये तो दिखता है कि भैया केस कोर्ट में रोज फाइल हो रहे हैं, देश में हजारों केसेस, लाखों केसेस कोर्टों में फाइल होते हैं, ठीक है, उनमें जजमेंट्स आती हैं। कभी आप कोर्ट में इंटर्नशिप करने जाते हो, प्रैक्टिस करने जाते हो, कभी आपने सोचा कि यार ये इतने सारे केसेस रोज कोर्ट में फाइल हो रहे हैं, इन चीजों की शुरुआत कैसे होती है? बेसिकली हर कहानी की शुरुआत कैसी है? जैसे गंगा जी आपको दिखती है कि हरिद्वार से बहती है, हरिद्वार में गंगा जी बहती है, लेकिन उसका ओरिजिन सोर्स क्या है? वो निकली कहां से है? उसकी जर्नी कहां पे है? सेम सिविल केस के बारे में अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है ना यार, तो ये जब भी पॉसिबल है कि आपको हर कहानी का ओरिजिन पता हो, सोर्स पता हो, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कोर्ट में प्रूफ क्या करना है। एक अच्छे एडवोकेट में और एक एवरेज एडवोकेट में वो इतना ही फर्क रह जाता है। अच्छे वाला देखो, दोनों एडवोकेट क्लाइंट की स्टोरी सुनते हैं, क्लाइंट आया उसने अपनी कहानी बताई, आपने सुनी। अच्छे वाला एडवोकेट उसी कहानी के अंदर ये एनालिसिस करता है कि मुझे कोर्ट में क्या क्या चीजें प्रूव करनी है और मेरे क्या क्या लॉ के पॉइंटर्स हैं। और एज कंपेयर टू एवरेज एडवोकेट क्या करेगा, जो मैंने देखा है लोगों की ड्राफ्टिंग में, क्लाइंट ने जो बताया उठा के सेम टू सेम वो लिख दिया ड्राफ्टिंग में, और वही सब कुछ प्रूफ है या नहीं है, लीगल पॉइंट है या नहीं है, लिख दिया, कोर्ट में जाके बोले जा रहे हैं। यही फर्क है एक नौसिखी एडवोकेट में और एक एक्सपीरियंस एडवोकेट में, क्योंकि वो जब क्लाइंट की कहानी सुन रहा होता है ना, बेसिकली उसमें वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि उसको क्या चीजें उसके केस के लिए जरूरी है। आज का जो सेशन है, आपने एक बार पूरा उसको सुन लिया, अब उसके बाद कोई भी आपको अपनी कोई क्लाइंट होगा, कोई भी अपनी कहानी सुनाए, कोई भी डिस्प्यूट सुनाएगा, गारंटी मेरी, आप उस डिस्प्यूट में पता करा लोगे कोर्ट में आपको प्रूफ क्या करना है और किससे रिलेटेड आपको एविडेंस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस में मार खा जाओ तो फिर देख लेना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस मेरी गारंटी है कि क्या क्लाइंट को सुनते हुए क्या चीजों को ऑब्जर्व करना है, और यही सबसे बड़ा एडवोकेसी का सीक्रेट है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा एडवोकेसी में।
आपको पता होगा क्लाइंट को कैसे डील करना है, कोर्ट में क्या प्रूफ करना है, क्या नहीं करना और कितना बोलना है, ठीक है। प्लस एक अच्छा जज बनने के लिए भी ना पता होना चाहिए कि सामने वाला केस में कहां खड़ा है और केस चलता कैसे है। तो इसी को आप कहते हैं फ्लो चार्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। इसको मैं टॉपिक को कहता हूं फ्लो चार्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में कहानी शुरू कैसे होती है, क्या आप कब, कितना सबूत आपके हाथ में है कि आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जाना है या नहीं जाना, बस नॉर्मल कहानी है, इस कहानी को लीगल पॉइंट भी इन्वॉल्व है। तो ये सब जानने के लिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, फ्लो चार्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। अब देखिए हिंदुस्तान में हर कहानी की शुरुआत होती कैसे। सबसे पहली चीज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल लीगल राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल लीगल राइट मतलब हमारे पास सिविल लॉज है, सिविल लॉज ने हमें सिविल लीगल राइट्स प्रोवाइड करे हुए हैं। हमारे पास सिविल लॉज हैं, सिविल लॉज ने सिविल लीगल राइट प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो टॉर्ट, आप टॉर्ट को पकड़ लो, टॉर्ट सिविल लॉ है, टॉर्ट के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं। एक लीगल राइट बताता हूं मैं, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन इन दी सोसाइटी। राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन इन दी सोसाइटी, ये आपका लीगल राइट है। सिमिलरली आपका एक और लीगल राइट है दैट नो वन कैन एंटर इन योर प्रीमाइसेस, नो वन कैन एंटर इन योर प्रीमाइसेस विदाउट योर परमिशन। आपके परमिशन के बिना आपके घर में कोई एंटर नहीं कर सकता, ये भी आपका लीगल राइट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लीगल राइट होता है सर हमारा? कॉन्ट्रैक्ट में ये लीगल राइट होता है कि जो सामने वाला इंसान है वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, दैट इज योर लीगल राइट। तो हर केस में कोई ना कोई लीगल राइट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविल लीगल राइट, ठीक है। आपके क्लाइंट का कोई ना कोई लीगल राइट होगा, इट मीन्स कोई ना कोई लॉ इन्वॉल्व होगा। लॉ को पकड़िए, उस लॉ से आपके क्लाइंट को कोई ना कोई राइट मिला होगा। तो जितने भी आप लॉस पढ़ते हैं, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टीपीए, पार्टनरशिप, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हर लॉ से कोई ना कोई लीगल राइट मिलता है। लॉ के अंदर लीगल राइट समझ लो, इस लॉ से हमें ये लीगल राइट्स मिलते हैं। आपका आधा काम तो एडवोकेसी का वहीं खत्म हो गया। तो पहली चीज क्या होती है क्लाइंट के केस में, लॉ क्या इन्वॉल्व है, जो आपने देखना है। यार ये जो मुझे पूरी कहानी सुना रहा है कि हमारे दो भाइयों में ये डिस्प्यूट है, ये है, वो है, दुनिया जहां की चीजें, लॉ कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट है। अच्छा, हिंदू सक्सेशन एक्ट से क्या राइट मिला है? इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसका लीगल राइट है राइट टू पोजेस दी प्रॉपर्टी, राइट टू पोजेस दी प्रॉपर्टी। तो आपने लॉ जानना है, उस लॉ से ये जानना है कि मेरे क्लाइंट को क्या लीगल राइट मिला है, उसका क्या लीगल राइट है। तो लॉ पकड़ लो, लॉ के बाद उसका क्या लीगल राइट है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट, ये चीज तुम्हें टिक लगानी है। फिर नेक्स्ट चीज है वॉयलेशन ऑफ दैट लीगल राइट, उस लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ होगा। जैसे आपके क्लाइंट का लीगल राइट था राइट टू लिव विद रेपुटेशन एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी, समाज में इज्जत के साथ रहना है, ठीक है। किसी ने थर्ड पर्सन ने किसी ने उसका राइट का वॉयलेशन करा है। कैसे वॉयलेशन करा है? बाय पब्लिशिंग डिफामेटरी आर्टिकल अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ में डिफामेटरी आर्टिकल पब्लिश करवा दिए मार्केट में, उसके खिलाफ में डिफामेटरी आर्टिकल पब्लिश कराए हैं। तो क्या हुआ है? उसके लीगल राइट का वॉयलेशन, इसी को आप कहते हो डिफामेशन का केस। तो जो आप कोर्ट में जाते सुनते हो डिफामेशन का केस है, ये तो ब्रॉडर टर्म में बोलने के लिए है कि डिफामेशन का केस है। बेसिकली डीप रूटेड कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपके क्लाइंट का ये सिविल लीगल राइट था और ये वॉयलेशन हुआ है, ये राइट और वॉयलेशन। ऐसे ही जो आप कहते हैं ना ट्रेसपास का केस फाइल करा है, वो ट्रेसपास का केस नहीं होता है। बेसिकली केस किसका होता है कि आपके क्लाइंट का सिविल लीगल राइट था
right to peacefully enjoy his premises, but another person has violated his legal right by entering in his premises without permission. कि किसी बंदे ने बिना परमिशन के मेरे क्लाइंट के premises में एंटर करा है, तो मेरे क्लाइंट के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। ये जो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करते हो ना, बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं होता है। केस होता है कि सामने वाले, मेरे क्लाइंट का लीगल राइट था कि सामने वाली पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगी, बट ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस, तो इससे हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे क्लाइंट का लीगल राइट का हुआ है वायलेशन। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या देखनी है हर क्लाइंट के केस में कि लॉ क्या इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, उस लॉ से मेरे क्लाइंट को राइट क्या मिला है, तो पहले लॉ पकड़ना है, लॉ से राइट को देखना है। तीसरी चीज कि इस लीगल राइट, क्या उसके राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हुआ ही नहीं है, वो खाली पुलिस शोर मचा रहा है। प्री मैच्योर सूट हिंदुस्तान में फाइल नहीं होते हैं। तो फिर तीसरी चीज आपने क्या एग्जामिन करनी, क्या इसके राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। आंसर आया यस हुआ है, तो जैसे ये होगा आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड है, जो कोर्ट जाते हैं उनको पता होगा। जज जैसे कोर्ट में गए, आपने ड्राफ्टिंग कर दी, आप लोगों ने बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करी है, जज ने पूरी कहानी पढ़ी, उसको समझ ही नहीं आया कि इसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व है और कौन सा लीगल राइट इन्वॉल्व है और किस लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। जज भी आपकी ड्राफ्टिंग में 3 चीज देख रहा होता है, बस उसको पूरी कहानी से मतलब नहीं है, वो तो केस में वैसे ही कर लेगा। बेसिकली एक जज के पास इतना टाइम नहीं है पूरे दिन इतनी फाइलें पढ़ता रहा, इतने केस देखता रहे। वो बेसिकली इनिशियल पैरा से ये जानने की कोशिश करता है कि आपका क्या लीगल राइट है जो सामने वाली पार्टी ने वायलेशन करा है। तो उससे समझ आ जाता है कि मुझे टॉर्ट लगाना है और टॉर्ट में भी ट्रेसपास का लॉ लगाना है, उसका काम आसान हो जाता है। तो अगर आपकी ड्राफ्टिंग पढ़ के तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा लॉ इन्वॉल्व है और क्या इस लॉ का वायलेशन हुआ है, तो जज आपसे पूछेगा कि भाई क्यों आए हो कोर्ट में, किस बेसिस पे आपने केस फाइल करा है। तो ये पूछ रहे ना क्यों आए हैं, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहा जाता है कि आपका क्या कॉज ऑफ एक्शन है। सिविल मैटर में कॉज ऑफ एक्शन क्या है, इट मींस वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बेसिस क्या है कोर्ट को अप्रोच करने का। इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा लीगल राइट है जिसका वायलेशन हुआ है। जज आपसे जानना चाह रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट में राइट टू पोजेस था और इसका मेरे क्लाइंट को डिस्पोजेस कर दिया, देयरफॉर उसके राइट का वायलेशन हुआ। तो जज आपसे बेसिकली ये जानना चाहता है कौन सा राइट इन्वॉल्व है, कौन सा लॉ इन्वॉल्व है जिसका वायलेशन हुआ है। इसी को कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। जैसे मेरे पास कोई बंदा आया, ठीक है, उसका सर चलो मैं फटाफट कोर्ट चलना है, आज कोर्ट में केस फाइल करना है, मैंने लॉ पढ़ा है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उससे कहूँगा भाई मुझे पहले अपनी कहानी सुना तेरी। मैं उसकी कहानी में क्या जांचूंगा कि भाई तेरा कौन सा लीगल राइट है जिसका वायलेशन हुआ है। अगर लीगल राइट है और उसका वायलेशन हुआ है तो मेरे पास आ गया कॉज ऑफ एक्शन, मतलब राइट टू अप्रोच दी कोर्ट। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है राइट टू अप्रोच दी कोर्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिलीफ, कि मैं अब कोर्ट जा सकता हूं रिलीफ को लेने के लिए। इसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। मैं कोर्ट जा सकता हूं, अब मैं उसको लेके जाऊंगा, चल भाई अब मैं सेटिस्फाई हो गया। जज मुझसे पूछेगा कि आप कोर्ट क्यों आए हो, तो मैं बता सकता हूं कि ये राइट है जिसका वायलेशन हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास आना चाहिए कॉज। जैसे राइट है उसका वायलेशन हुआ, आपके पास आ गया कॉज ऑफ एक्शन एज एन एडवोकेट। अब आप कोर्ट जा सकते हो टू फाइल दी सूट। अब आप करोगे केस फाइल, उसके बाद चलेंगी केस में प्रोसीडिंग्स। एंड में एक दिन आ जाएगा उस केस में जजमेंट, फैसला। अब देखो जब केस में फैसला आता है ना, एक पार्टी के फेवर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी केस को लूज करेगी, एक हारेगी। जिसके फेवर में आएगा उसको कहते हैं लॉ में डिग्री होल्डर, उसको कहते हैं डिग्री होल्डर। जो केस में जीत गया है वो क्या करेगा, अब जाएगा केस में एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री के लिए, डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री के लिए जाएगा। मतलब देखो हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हम सभ्य समाज में रहते हैं, दो भाइयों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था,
ठीक है, मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी से बाहर निकाला हुआ था, मैं केस जीत गया, कोर्ट ने लिख के दे दिया कि ये प्रॉपर्टी बड़ा भाई छोटे भाई को देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है डिग्री मेरे फेवर में आ गई, कल से सारे एक ट्रक में 25-30 लोग भर के लेके जाऊं और घर में जाके उसको तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दूं, भाई मेरे को मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी दें। ऐसा तो होगा नहीं, खुद तो आप लड़ोगे नहीं, आप कोर्ट से ही जाओगे और कोर्ट से प्रे करोगे कि सर आप ही ने बोला था ना कि ये प्रॉपर्टी मुझे दिलवानी है, तो आप ही दिलवा के दो, मैं नहीं आऊंगा बीच में, मैं तो आप ही के पास आया हूं। जब आपने इतना न्याय करा है तो मेरी चीज भी मुझे वापस दिलवा दो। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, कि आप कोर्ट के पास जाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे एग्जीक्यूशन की, और कोर्ट आपको आपकी जो रिलीफ दी थी वो ग्रांट करवा देगा, आपने किसी लड़ने की जरूरत नहीं है रोड पे। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। अब जो पार्टी हारी है, जो जीता वो जाएगा एग्जीक्यूशन में, जो पार्टी हारी है वो चुप तो बैठेगी नहीं। जो पार्टी हारती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपील में चली जाए या वो चली जाए रिव्यू में। अपील में भी जा सकती है, रिव्यू में भी जा सकती है, बताऊंगा आगे लेक्चर्स में कि अपील क्या होता है, रिव्यू क्या होता है। वो अपील में भी जा सकती है, रिव्यू में भी जा सकती है। अब देखिए, आप चले गए अपील में और रिव्यू में, ठीक है, मान लो अपील में गए थे डिग्री के अगेंस्ट में, और अपील में जाके आप जीत गए। अपील में जाके, हाँ चलो ये समझो, जो पार्टी लूज करती है उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। जीतने वाले को डिग्री होल्डर, लूज करने वाले को जजमेंट डेटर। जो पार्टी लूज करी है वो अपील में जाके, जो पार्टी लूज करी है, जो पार्टी लूज करी है जो पार्टी लूज करी है, जो पार्टी लूज करी है जजमेंट को, उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। ठीक है, मतलब उस तरह उस पर कर्जा है कि उसने प्रॉपर्टी लौटानी, उसको डेटर से लिखा जाता है। अपील में गया, अपील में जाके इसने डिग्री करवा दी रिवर्स, डिग्री हो गई रिवर्स। अपील में जाके डिग्री रिवर्स हो गई, डिग्री रिवर्स हो गई तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये पार्टी जीती थी, इसने डिग्री करा ली एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब बड़े भाई से प्रॉपर्टी लेके छोटे भाई को मिल गई, बड़ा भाई अपील में गया और अपील में जीत गया, तो वो क्या चाहेगा, वो अपील में गया और अपील में जाके वो क्या चाहेगा कोर्ट से, ठीक है वो जीत गया अपील में, वो कहेगा सर जीतना इतना ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपने मेरे से ली के छोटे भाई को दी थी मुझे वो चीज वापस करवा दो, रिस्टोर बैक। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरिंग बैक, कि मुझे वो चीज वापस दिलवा दो जो आपने मेरे से लेके दी है, मुझे वो चीज रिस्टोर करवा दो। तो अब कोर्ट क्या करेगा, इस जो इस केस का जजमेंट डेटर था उसको इस भाई से लेके प्रॉपर्टी वापस कर देगा। इसको कहते हैं लॉ में रेस्टिट्यूशन। आप एप्लीकेशन लगाओगे रेस्टिट्यूशन की। एग्जीक्यूशन की कौन लगाता है, जो पार्टी जीत जाती है। अपील और रिव्यू में जाके अगर आपने डिग्री रिवर्स करा दी, अपील और रिव्यू में जाके अगर आपने डिग्री रिवर्स करा दी तो आप कोर्ट से अप्लाई करोगे रेस्टिट्यूशन के लिए। मीन्स जो बेनिफिट मेरे से लिए गए थे मेरे को वो वापस रिटर्न करे जाए, वो रिटर्न करे जाए। और रेस्टिट्यूशन का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है, 144 सीपीसी, सेक्शन 144 सीपीसी। इंटरव्यूज में भी आता है कि रेस्टिट्यूशन का सेक्शन कौन सा है, 144 सीपीसी, 144 सीपीसी। तो अब मुझे समझ, आपको होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एज एन एडवोकेट आपने करना क्या है। आपने ये देखना है, क्लाइंट की जब भी कहानी सुनोगे आपने क्या देखना है, क्या लॉ इन्वॉल्व है, उस लॉ का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है और लीगल राइट मेरे क्लाइंट के पास है, उसका वायलेशन हुआ, तो मेरे पास आ गया कॉज एक्शन, मतलब मैं कोर्ट जा सकता हूं। और कोर्ट में अब आपने उसी लीगल राइट को प्रूव करना है, डिफरेंट एविडेंसेस से अपने लीगल राइट को प्रूव करना है, प्लस उसके वायलेशन को प्रूव करना है। सीसीटीवी फुटेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, या वो आपके ओरल एविडेंसेस आ जाएं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए, जैसे मर्जी आप चाहो उस अपने चीजों को प्रूव कर सकते हो।
अब मेन बात, प्रैक्टिस की बात समझिएगा। जब आप एडवोकेट हो, मान लो आप एडवोकेसी करोगे, तो आप इस चार्ट में किस स्टेज पे होते जब आपके पास एक केस आता है? एज ए एडवोकेट आप किस स्टेज पे होते जब आपके पास केस आता है? आप होते हो इस स्टेज पे। एडवोकेट होता है इस स्टेज पे। ये दोनों काम पहले हो गए होंगे, ये दोनों काम पहले हो गए होंगे, आपने बस यही कहानी में जांचना है। आपका काम यहां से शुरू होगा, इसके बाद आप सूट फाइल करोगे, ये सब करना शुरू करोगे। तो एज ए एडवोकेट आप होते हो यहां पे, ठीक है। अब मान लीजिए आप जज होते हो, कल को आप जज बन गए, तो एक जज किस स्टेज पे होता है? जज जब केस जज होता है इस स्टेज पे। आप जज बन के बैठोगे, आप होगे इस स्टेज पे। जब आपके सामने केस फाइल होता है, तो एक जज के सामने जब फाइल आती है, तो जज उसमें यही पढ़ने की कोशिश करता है कि क्या राइट है, किस राइट का वायलेशन हुआ है। जज यही पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात आई कि सर ये जो आपने इतनी दुनिया भर की राम कहानी सुनाई, इस कहानी में सीपीसी का क्या रोल है? ये इतनी बड़ी चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या करना है पढ़ के? ये समझ आ गया एडवोकेट कहां होता है, जज कहां होता है, लेकिन एज अ सीपीसी हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का रोल क्या है इस चार्ट में? सीपीसी बेसिकली कुछ नहीं करता। कोई आपसे एक वर्ड में पूछ लेना सीपीसी है क्या? सीपीसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सीपीसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू ऑब्टेन लीगल रिलीफ। सीपीसी आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे आपको एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने लीगल राइट को एनफोर्स कर सको, जिससे आप अपने लीगल राइट्स को एनफोर्स कर सको। आपको एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यही है सीपीसी। जैसे आपको कोर्ट्स प्रोवाइड करना, कहां कहां कोर्ट होगी, जजेस कहां होंगे, क्या जुडिक्शन होगी, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करना है, एक पूरा मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म क्यों प्रोवाइड करना है अब वो भी समझ लो। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ में ही आपको राइट दे रखा है, और सब्सटेंटिव लॉज में उसकी रेमेडी होती है। सब्सटेंटिव टॉर्ट में दे रखा है कि आपके परमिशन के बिना आपके घर में कोई एंटर नहीं कर सकता, ये आपका राइट है। सब्सटेंटिव लॉ में ही इसकी रेमेडी है कि डैमेजेस, कि आपके घर में कोई एंटर कर जाएगा बिना परमिशन, तो आप उसके लिए डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हो। लेकिन भाई घर बैठे बैठे तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे ना। राइट से रेमेडी तक पहुंचने का जो सफर है, कि आप कोर्ट में जाओगे, केस फाइल करोगे, डेटें लगेंगी, एक दिन आपके हक में फैसला आएगा और आपको पैसे मुआवजा मिल जाएगा। तो ये जो राइट से रेमेडी तक पहुंचने का सफर है ना, ये जो जर्नी है, यही आपका पूरी जर्नी को कहा जाता है, यही पूरी जर्नी है आपकी सीपीसी। सीपीसी बेसिकली प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, प्रोसीडरल लॉ है जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने लीगल राइट को एनफोर्स कर सको। इसलिए प्रोसीजरल लॉ जरूरी है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये बनाया, क्योंकि आपके सब्सटेंटिव लॉज का मतलब ही नहीं रह गया अगर आपके पास प्रोसीजर ही नहीं है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम चौड़े में घूमते हैं ना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट से ही भिड़ जाते हैं कि हमारे राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते। क्यों? आर्टिकल 32, क्योंकि हमें पता है कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में आर्टिकल 32, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे राइट का वॉयलेशन हुआ। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए आर्टिकल 32 की जरूरत है। तो आपके सारे सब्सटेंटिव लॉ चल सके, इसलिए आपको प्रोसीडरल लॉ की जरूरत है, इसलिए सीपीसी की जरूरत है। तो यही है आपका सीपीसी पूरा। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वहां पे क्लैरिफाई कर देंगे। अभी एक और बेसिक्स की वीडियो आएगी, जिसके बाद हमारा सीपीसी बेसिक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहला पार्ट 1 भी है, उसको देखने के लिए आप प्लीज प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इसकी पहली वीडियो मिल जाएगी। और हमने उसमें ढंग से सीपीसी का बेसिक समझाया गया, आपको इंटरव्यूज, जुडिशियल पेपर सब में काम आएगा। आई होप अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे
तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस और बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।